हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपसे बस केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप किसी भी वीडियो को जब देखते हैं तो शुरू से एंड तक पूरा देखा करें ध्यान से, ताकि चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएं। क्योंकि अगर बीच में कुछ भी छूट जाता है थोड़ा सा भी, तो उससे क्या है कि उस टॉपिक की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी तरह से हो नहीं पाती। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को भी पूरा ध्यान से देखिएगा शुरू से एंड तक। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 के लेक्चर नंबर 6 की। और हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का पेज नंबर 13। मैं आपको दिखा देता हूँ इसके बारे में पढ़ाने से पहले। ये रहा पेज नंबर 13 एनसीईआरटी का। ठीक है, ये लिखा हुआ है देखो 13। तो इस पेज पर हमने ऊपर का सारा पढ़ रखा है। यहाँ से क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं, तो क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल्स आर डिप्ड इनटू इट। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का कलर क्यों बदल जाता है जब उसके अंदर आयरन नेल्स को डिप किया जाता है। तो एनसीईआरटी का जो पेज नंबर 10 था, वहाँ पर हमने एक एक्टिविटी की थी। उस एक्टिविटी में कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर था, जब हम उसमें आयरन नेल रखते थे तो वो क्या होता था, फेड हो जाता था। 20 मिनट बाद जब हम देखते थे तो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर पहले जैसा नहीं रहता था, वो फेड हो जाता था। या ऐसा कहें दूसरे शब्दों में कि वो चेंज हो जाता। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि आयरन ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या कर दिया था, डिस्प्लेस कर दिया था। इसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है कि वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल डिप्ड इनटू इट। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसका कलर क्यों बदल जाता है जब उसमें आयरन नेल को डिप करके रखा जाता है। हम इसके आंसर में लिखेंगे बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर देयरफॉर इट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, दैट्स वाई द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद आपको ढंग से इस चीज़ को समझाता हूँ। तो इस तरह से मैंने पूरा आंसर लिख दिया है, वही जो तुम्हें बताया था वही लिखा है। बिकॉज आयरन इज़ मोर रिएक्टिव दैन कॉपर देयरफॉर इट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्योंकि आयरन जो होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए आयरन क्या करता है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाती है, एक तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। तो हमने बता दिया कि अगर हम आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करके रखेंगे तो उसका कलर क्यों चेंज हो जाएगा। इसका आंसर हमने पूरी तरह से लिख दिया है। तो पहले आप ऐसे थ्योरी लिखेंगे और उसके बाद रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन लिखना बहुत ज़रूरी है। थ्योरी ना लिखो, एक बार को रिएक्शन लिख दो तो नंबर मिल जाते हैं, लेकिन खाली थ्योरी लिख दो, रिएक्शन ना लिखो तो फिर मार्क्स नहीं मिलते। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। रिएक्शन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारी रिएक्शंस को अच्छी तरह से याद करिए। ये रिएक्शन फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी आ जाती हैं। ये दे देंगे, ये दे देंगे और इसको गायब कर देंगे, तो ये तुम्हें भरना पड़ेगा। तो तुम्हें पता है कि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव, उसको डिस्प्लेस करके यहाँ पे FeSO4 बनाएगा, तो तुम यहाँ पे FeSO4 लिख दो। तो इस तरह से हमारा पहला सवाल पूरा हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा अगला सवाल है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। एक एग्जाम्पल देना है किसका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, और जो एक्टिविटी 1.10 में दे रखा है उसको छोड़कर दूसरा एग्जाम्पल देना है। तो पहले एक्टिविटी 1.10 आपको याद दिला देता हूँ। ये रही एक्टिविटी 1.10। इस एक्टिविटी में हमने क्या किया था, एक टेस्ट ट्यूब में ले रखा था सोडियम सल्फेट, और सोडियम सल्फेट में ऊपर से डाल दिया था बेरियम क्लोराइड। तो यहाँ पे रिएक्टेंट के बीच में क्या हो गया था, एक्सचेंज हो गया था आयन का, इसीलिए ये जो रिएक्शन थी ये क्या थी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। तो हमें इसको छोड़कर डबल डिस्प्लेसमेंट का दूसरा एग्जाम्पल देना है। तो दूसरा जो एग्जाम्पल है ना, वो हम यहाँ से दे सकते हैं। हमारी बुक का पेज नंबर 12 है ये। इसमें यहाँ पे लिखा है रिकॉल एक्टिविटी 1.2। तो जो हमारी बुक की एक्टिविटी 1.2 है उसको एक बार याद दिला देता हूँ। ये एक्टिविटी 1.2 है, बहुत बार पहले भी हो चुकी है। इसमें हमें एक टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब ये लेना था, ऊपर से इसमें से पोटेशियम आयोडाइड डाल देना था। तो इस तरह की ये रिएक्शन यहाँ पे होती है। तो मैं इसको लिख के दिखा देता हूँ। तो एक्टिविटी 1.10 के अलावा डबल डिस्प्लेसमेंट का एक और एग्जाम्पल हमें कहाँ पर मिलता है, एक्टिविटी 1.2 में। तो मैं इसको लिखने जा रहा हूँ। तो एक्टिविटी 1.2 में हमने एक टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया था, ऊपर से डाल दिया था पोटेशियम आयोडाइड। दोनों की आपस में रिएक्शन होकर बना था लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि 1 2 यहाँ पे लगा देंगे इस जगह पर,
और एक 2 यहाँ पर लगा देंगे और इस तरह से ये बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा सवाल ये था कि एक्टिविटी 1.10 को छोड़कर डबल डिस्प्लेसमेंट का और एग्जाम्पल हमें कहाँ मिलेगा, तो वो मिला हमें एक्टिविटी 1.2 में। इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जाम्पल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का लिख के दिखा देता हूँ। इस रिएक्शन के बारे में मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था कि ये येलो कलर का बनता है यहाँ पर। ठीक है, तो जिन्होंने पिछले लेक्चर पढ़ा है उनको सब पता होगा इस बारे में। तो अभी मैं एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो मैंने यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट का एक और एग्जाम्पल लिख दिया है, ये एग्जाम्पल हमारी बुक में नहीं दे रखा। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट जो है ना, इनके बीच में आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। देखो Na के साथ में SO4 आ गया और ये जो OH है ना, ये उधर चला गया। OH जब उधर जाएगा तो ये बना देगा क्या, H2O। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दो हमने ऐसे एग्जाम्पल दिए जो एक्टिविटी 1.10 में नहीं थे। वैसे तो एक ही एग्जाम्पल देना था, लेकिन ये मैंने आपके समझाने के लिए दे दिया। उम्मीद है कि दोनों सवाल आपकी समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे, इसी पेज का एक और सवाल है, तीसरा, उसको करते हैं। ये तीसरा सवाल है हमारे सामने जो लिखा हुआ है, और ये तीसरा सवाल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में है, जो हमने लेक्चर नंबर 5 में पढ़ा था। ठीक है, तो उम्मीद है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड। हमें इस रिएक्शन को देखकर ये बताना है कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइज कौन होता है, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, और रिड्यूस कौन होता है, जिसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है। तो फिलहाल ये जो रिएक्शन हमें दिखाई दे रही है, इसमें सोडियम जो था, सोडियम में ऑक्सीजन क्या हो गई, ऐड हो गई। तो कौन ऑक्सीडाइज हुआ, सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, यहाँ पर सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ है। तो सोडियम के लिए Na लिख देंगे या फिर ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे सोडियम। ठीक है, रिड्यूस यहाँ पे कोई नहीं हुआ, सोडियम था, सोडियम में ऑक्सीजन जुड़ गई तो सोडियम ऑक्सीडाइज हो गया। और ये एक तरह की कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। तो वैसे हमसे ये नहीं पूछा कि ये किस तरह की रिएक्शन है, हमें तो केवल इतना बताना है कौन ऑक्सीडाइज हुआ। तो जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीजन किस में ऐड हुई, सोडियम में, तो सोडियम ऑक्सीडाइज हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब इस रिएक्शन को देखो जरा ध्यान से। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर एंड वाटर। ठीक है, ये वही रिएक्शन है जो हमने लेक्चर 5 में पढ़ी थी। कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ब्लैक। जब हम उसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से करवा देते हैं तो हाइड्रोजन उसकी ऑक्सीजन को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, और कॉपर ऑक्साइड का ब्लैक कलर गायब हो जाता है। वो दोबारा से कैसा हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कहाँ पे हुई थी, एक बार देख लो एक नज़र। ये रिएक्शन यहाँ पे हुई थी। ठीक है, पहले तो हमने उसको हीट कर दिया था तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ के कॉपर ऑक्साइड बन गया था। लेकिन जब कॉपर ऑक्साइड जो था ब्लैक कलर का, उसकी रिएक्शन हमने हाइड्रोजन से करवाई थी तो क्या मिला था हमें, कॉपर और वाटर मिला था। तो यही वाली रिएक्शन यहाँ पे इन्होंने लिख रखी है। फिलहाल हमें ये पता लगाना है कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूस हुआ। ठीक है, तो देखो ये है कॉपर ऑक्साइड और ये क्या बन चुका है, कॉपर बन चुका है, यानी कि इसकी ऑक्सीजन रिमूव हो चुकी है। तो कौन रिड्यूस हुआ है, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है। कुछ बच्चे यहाँ पे गलती से ऐसे बोल देते हैं कि मान लो मैंने पूछा कि कौन रिड्यूस हुआ, तो कहते हैं कॉपर रिड्यूस हुआ। कॉपर रिड्यूस नहीं हुआ, कॉपर रिड्यूस हो ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास तो ऑक्सीजन है ही नहीं। रिड्यूस वो होगा जिसके पास ऑक्सीजन होती है। तो ऑक्सीजन किसके पास है, कॉपर ऑक्साइड के पास। तो कौन रिड्यूस हुआ, कॉपर ऑक्साइड। तो ये मैंने लिख दिया कि कौन रिड्यूस हुआ है, कॉपर ऑक्साइड। और ऑक्सीडाइज कौन हुआ है ये भी देख लो, ये हाइड्रोजन है, इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गई तो हाइड्रोजन क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, इसकी ऑक्सीजन निकल गई, ये रिड्यूस हुआ, और इसमें ऑक्सीजन जुड़ गई, ये ऑक्सीडाइज हुआ। ठीक है, और क्योंकि इस रिएक्शन में दोनों काम हो रहे हैं, इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए कौन सी रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है। वैसे पूछा नहीं है यहाँ पे, यहाँ तो केवल इतना बताना है कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूस हुआ। तो आराम से मैंने बता दिया। तो जब भी लेक्चर देखते हैं तो पूरे ध्यान से देखा करें, एक सेकंड के लिए भी अपना दिमाग इधर उधर ना किया करें। घर में कोई चिल्ला रहा हो, कोई खाना खा रहा हो, कोई टीवी देख रहा हो, रामायण महाभारत कुछ भी चल रहा हो, आप अपना फोकस यहाँ पे रखें। ठीक है, चलिए घर, अब शुरू हो चुकी है एक्सरसाइज, पेज नंबर 14 NCERT। तो एक्सरसाइज का जो पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट।
ये जो रिएक्शन लिखी हुई है इसके बारे में बहुत सारे स्टेटमेंट नीचे हैं, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट जो हैं वो इनकरेक्ट हैं। ठीक है, लेकिन इस सवाल में प्रॉब्लम ये है कि इसमें ऑप्शन के बाद और ऑप्शन भी हैं, 4 ऑप्शन ये रहे, 4 ऑप्शन ये रहे। ठीक है, तो इन ऑप्शंस का क्या मतलब है पहले वो मैं समझा देता हूँ आपको। उससे पहले हम अपनी रिएक्शन को ध्यान से देखते हैं। ये रिएक्शन है और यहाँ पे बात चल रही है, कहीं पर रिड्यूस की बात चल रही है, कहीं ऑक्सीडाइज की बात चल रही है, कहीं ऑक्सीडाइज कहीं रिड्यूस। तो इन ऑप्शंस को पढ़ने से पहले अपने आप देख लेते हैं कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है। लेड ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन थी, अब निकल चुकी है, रिमूव हो चुकी है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। कौन, लेड ऑक्साइड रिड्यूस। कार्बन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं थी लेकिन अब इसको मिल चुकी है, तो कार्बन क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, और ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों होते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स बोलते हैं। लेकिन तुमसे ये नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पे कि ये क्या रिएक्शन है, तुमसे ये पूछा जा रहा है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है। पहले स्टेटमेंट देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। लेड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड रिड्यूस हो रहा है मतलब पीबी रिड्यूस हो रहा है। पीबी रिड्यूस नहीं हो रहा भैया, पीबी का ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, मतलब लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। इसलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है ये क्या है, रॉन्ग है। लेड रिड्यूस नहीं हो रहा, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज नहीं हो रही, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि कार्बन को ऑक्सीजन मिली तभी तो जाके वो कार्बन डाइऑक्साइड बना। अगर वो पहले से ही कार्बन डाइऑक्साइड था तो इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन थी पहले से ही। ठीक है, तो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, कार्बन, और इन्होंने क्या लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि गलत है। ठीक है, इसके बाद कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये सही है, ये तो हमने अभी अभी देखा ही ना। कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, ये भी सही है क्योंकि लेड ऑक्साइड ही तो रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे। लास्ट के 2 स्टेटमेंट क्या हैं, सही है। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि कौन कौन से इनकरेक्ट हैं। तो इनकरेक्ट हैं ए और बी, ये पूछा है ना, देखो विच आर इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट कौन कौन से हैं, ए और बी। तो इनमें से कहाँ पे लिखा है, ए और बी, इसमें लिखा है। तो इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट जो है वो सही है। तो हमारा जो आंसर है इस सवाल का वो क्या हुआ, फर्स्ट हुआ। तो ये ऐसा सवाल था इसमें ऑप्शन के बाद ऑप्शन थे। तो पहले हमने रिएक्शन को ढंग से देखा, चेक किया कि ऑक्सीडाइज सॉरी रिड्यूस कौन हो रहा है, लेड ऑक्साइड, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, कार्बन। तो इसका मतलब लास्ट के 2 सही हैं। तो इससे क्या पता चला, ऊपर के 2 गलत हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है ए और बी। ये इनकरेक्ट के बारे में लिखा हुआ है कौन कौन से इनकरेक्ट हैं, तो ए और बी आर इनकरेक्ट। तो इस सवाल पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ऑप्शंस के अंदर ऑप्शंस हैं। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा सब कुछ। कुछ समझ में नहीं आता ना, कमेंट्स में ज़रूर लिख दिया करो, आवाज़ धीमी आती हो, तेज़ आती हो, लाइटिंग प्रॉब्लम, कुछ भी, तो कमेंट्स में लिखा करें आप। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है कि, थोड़ा सा फोकस करता हूँ, हाँ ठीक है। क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है कि एक रिएक्शन हमें दी हुई है और उसके बारे में लिखा है द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऊपर वाली जो रिएक्शन है वो किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन का, डिकम्पोजिशन का, डबल डिस्प्लेसमेंट का, या फिर डिस्प्लेसमेंट का। तो ध्यान से हम इसको देख लेते हैं। हम अगर ध्यान से देख पा रहे हैं तो एल्युमिनियम एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है जिसने आयरन, जो कि कम रिएक्टिव एलिमेंट है, उसको क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है। और जब आयरन की जगह एल्युमिनियम आ गया तो बन गया Al2O3, और आयरन जो डिस्प्लेस किया था वो ये रहा। तो एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट ने कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर दिया। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। तो कौन सा है हमारा, डी आंसर जो है वो सही है। डबल डिस्प्लेसमेंट तो तब होता जब यहाँ भी एक कंपाउंड होता और उन दोनों के बीच में क्या होता, आयन का एक्सचेंज होता। फिलहाल ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है। ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए खैर, तीसरा सवाल इसके बाद मैंने लिख दिया है। लिखा है कि व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयरन फिलिंग के ऊपर डाला जाता है तो क्या होता है, टिक द करेक्ट। इनमें से करेक्ट आंसर पे टिक करना है। तो इनमें से करेक्ट पे टिक करने से पहले देख लेते हैं रिएक्शन क्या होती है, समझ लेते हैं उसको। तो यहाँ पे कौन से एसिड की बात की जा रही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फार्मूला होता है, HCl, ठीक है, प्लस
डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को किसके ऊपर डाला जा रहा है? आयरन फिलिंग्स के ऊपर। तो आयरन फिलिंग को क्या बोलेंगे? Fe। तो जब इन दोनों की आपस में रिएक्शन होती है तो क्या होता है कि आयरन जो कि हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है वो इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है और बना देता है FeCl2। और जो हाइड्रोजन यहाँ से डिस्प्लेस हुई है वो यहाँ पर लग जाती है। और H मत लिखना, H2 लिखना। हमेशा हाइड्रोजन जब भी लिखी जाती है अकेले में तो हमेशा H2 लिखा जाता है, क्योंकि वो हाइड्रोजन गैस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे होने वाली रिएक्शन इस तरीके से थी कि आयरन फिलिंग के ऊपर जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाला जाता है तो आयरन क्योंकि हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए वो इसको यहाँ से क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है और बन जाता है आयरन क्लोराइड। और जो हाइड्रोजन यहाँ से डिस्प्लेस हुई है वो इसको इस तरीके से हम दिखा देते हैं। चाहो तो उसके बराबर में एक एरो भी बना दो जो गैस को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह की रिएक्शन हुई है। लेकिन हमें पता कैसे चलता है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है? तो आयरन हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसका पता आपको उसी टेबल से चलेगा जो पेज नंबर 45 पर आपको दिखाई गई थी। ये मैं एक बार फिर आपके सामने ले आया हूँ। ये टेबल मैंने आपको याद करने के लिए दी थी। ये टेबल एक बार देखो, ये रहा आयरन और हाइड्रोजन उसके नीचे दिखाई दे रहा होगा सही से। तो आयरन क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर है तो इसका मतलब आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो हाइड्रोजन को क्या कर सकता है? डिस्प्लेस कर सकता है। अब रिएक्शन तो हमने लिख दी, अब जरा ये ऑप्शंस पढ़ लेते हैं इनमें से कौन से सही है। ठीक है, तो पहला है कि हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, ये सही है क्योंकि देखो हाइड्रोजन गैस भी बन रही है और आयरन क्लोराइड भी बन रहा है। ठीक है, दूसरे में लिखा है क्लोरीन गैस निकलेगी, नहीं क्लोरीन गैस नहीं निकल रही। यहाँ पे कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस। नो रिएक्शन टेक प्लेस, नहीं रिएक्शन तो हो रही है क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, डिस्प्लेस तो करेगा ही करेगा। आयरन सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस, आयरन सॉल्ट बनेगा, ये तो ठीक है, आयरन का सॉल्ट बन रहा है, लेकिन वाटर प्रोड्यूस होगा? नहीं, वाटर प्रोड्यूस होता तो यहाँ पे क्या लिखा होता? H2O। तो वही ऑप्शन सही है, सबसे पहले वाला। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है और क्या प्रोड्यूस हो रहा है? आयरन क्लोराइड। तो उम्मीद है कि तीसरा सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने अभी अभी निपटाया है उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज़ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन? वाई शुड अ केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस? तो लेक्चर नंबर 2 में आपको इसके बारे में बता दिया गया था। केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो होती है बैलेंस वाली वो किस तरह की होती है? उसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट की साइड के जो एटम है और जो प्रोडक्ट की साइड के एटम है दोनों तरफ के एटम क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्यों बैलेंस करते हैं? टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या फिर टू वैलिडेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लेक्चर 2 में आपको इसके बारे में डिटेल में बता दिया गया है। सवाल नंबर 4 में छोड़ देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। 5वां, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस दैम। इनको पहले तो केमिकल इक्वेशंस में ट्रांसलेट करना है और उसके बाद बैलेंस करना है। तो इसमें 4 पार्ट हैं, 4 में से ए और डी मैं आपको करवाता हूँ और बी और सी आपके लिए छोड़ देता हूँ। वीडियो के एंड में मैं इनका आंसर भी दूंगा, वहाँ से आप अपने आंसर मिला लीजिएगा ज़रूर। ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ ए और डी। क्वेश्चन 4 के बारे में मैंने लिख दिया, डन इन लेक्चर 2। क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं। ट्रांसलेट करना है इन इक्वेशंस को और उसके बाद क्या करना है? बैलेंस करना है। तो करते हैं शुरू, देखिए कैसे होगा। तो क्या लिखा? हाइड्रोजन गैस सबसे पहले, तो हाइड्रोजन गैस को क्या लिखते हैं हम? H2 कंबाइन विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस को क्या लिखते हैं? N2। ठीक है, दोनों की आपस में रिएक्शन हुई तो क्या बन गया? फॉर्म अमोनिया। अमोनिया का जो फार्मूला होता है ना, अमोनिया एक गैस होती है, उसका फार्मूला होता है NH3। ये आपको पता होना चाहिए, अब तक नहीं पता था तो कोई बात नहीं, अब पता कर लीजिए। हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो हाइड्रोजन को कभी भी खाली H नहीं लिखते और नाइट्रोजन को कभी भी खाली N नहीं लिखते, इस तरीके से लिखा जाता है। हाइड्रोजन गैस फॉर H2 और नाइट्रोजन गैस फॉर N2। अब ये रिएक्शन को हमने ट्रांसलेट तो कर दिया, अब इसको क्या करना है? बैलेंस करना है। इसको बैलेंस करने के लिए जो सबसे ज़्यादा अनबैलेंस चीज़ है वो हाइड्रोजन है। इधर 3 हाइड्रोजन है, उधर 2 हाइड्रोजन है। वैसे तो नाइट्रोजन भी अनबैलेंस ही है, इधर 2 है उधर 1 ही है। तो अगर मैं इसके आगे 2 लगा देता हूँ तो 2 नाइट्रोजन इधर हो गई, इधर भी 2 नाइट्रोजन होगी। लेकिन हाइड्रोजन देखो कितनी हो गई, 3 2 जा 6। तो इधर 6 हाइड्रोजन बनाने के लिए हम इसके आगे क्या लगा देंगे? 3 लगा देंगे। बैलेंस करने के लिए जो भी नंबर हम लगाते हैं हमेशा आगे की साइड ही लगाते हैं। ठीक है,
और ये जो नंबर लगाए जाते हैं ये हमेशा स्मॉल होल नंबर में होते हैं, 2 3 4 5 6 मैक्सिमम 7 8 तक भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हो सकते। जैसे किसी ने 100 लगा दिया इसका 100H2, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहली मैंने कर दिया, एक और लास्ट वाली और कर देता हूँ। तो देखिए ज़रा क्या रिएक्शन है। सबसे पहले हम इसको बैलेंस करेंगे, सॉरी बैलेंस करने से पहले इसको ट्रांसलेट करेंगे। पोटेशियम मेटल, ठीक है, पोटेशियम मेटल को क्या लिखते हैं हम, के लिखते हैं। रिएक्ट विद वाटर, वाटर का तो खैर सबको पता ही रहता है, वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O। टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है KOH। और बना भी सकते हो, पोटेशियम का K लिख दो और हाइड्रोक्साइड का OH लिख दो, दोनों की वैलेंसी लिख दो 1 और 1, कट जाती है इक्वल वैलेंसी, तो क्या बन जाता है KOH। और एंड में क्या लिखा, हाइड्रोजन गैस। अभी अभी बताया था, जब भी हाइड्रोजन गैस लिखो, नाइट्रोजन गैस लिखो, ऑक्सीजन गैस लिखो, N2O2, N2O2H2, क्लोरीन गैस लिखोगे तो Cl2। ठीक है, रिएक्शन लिख दिया, अब बारी आती है इसको बैलेंस करने की। देखते हैं क्या क्या होगा बैलेंस करने के लिए। हाइड्रोजन इधर 2 है, उधर भी 2 है, नहीं 2 नहीं है उधर, अरे हाइड्रोजन तो इधर कितनी है, 3 है, 2 और 1 3, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही है। तो ऐसा करता हूँ, क्या करूँ, 1 2 इसके आगे लगा देता हूँ। अब हाइड्रोजन इधर कितनी हो गई हैं, 4 हो गई हैं, और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन बनाने के लिए 1 2 इसके आगे लगा दिया। हाइड्रोजन बैलेंस हो चुकी हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हैं, इधर भी ऑक्सीजन 2 है, पोटेशियम यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 1 ही है, तो इसके आगे भी 2 लगा दिया। तो ऐसे बड़ी आसानी से हम रिएक्शंस को पहले ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेट करने के बाद उनको बैलेंस करते हैं। बीच के जो 2 पार्ट बचे हैं वो आपको खुद करने हैं, वीडियो के एंड में आपको उनके आंसर भी मिल जाएंगे, लेकिन आंसर बाद में देखना, पहले खुद से करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, छठा सवाल। इसके बाद आता है एक्सरसाइज का छठा सवाल, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। किसी बच्चे ने ना इसी में घचड़ बचड़ कर रखी है, बुक में ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, कॉपी में लिखो हमेशा। तो इन इक्वेशंस को क्या करना है, बैलेंस करना है। ये भी 4 हैं, 4 में से एक करवाता हूँ सबसे पहले वाली, और बाकी देता हूँ तुम्हें खुद से करने के लिए, अपने आप करना, और वीडियो के एंड में आंसर है उनसे मिला लेना। ठीक है, तो मैं ए वाला इसका करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने पहले से ही लिखा हुआ है यहाँ पर कि ए वाले में, सॉरी फर्स्ट वाले में इसको मुझे ए लिखना चाहिए, ए लिख दिया। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो इसको स्टेप वाइज करके दिखा सकते हैं या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट करना ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादातर किताबों में इसको डायरेक्ट ही किया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट करने के लिए हम इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कौन अनबैलेंस है सबसे ज़्यादा। तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे अनबैलेंस यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। हाइड्रोजन भी अनबैलेंस दिखाई दे रहा है, इधर 2 हाइड्रोजन है और इधर कितनी हाइड्रोजन है, एक तो ये है और 2 इसके अंदर है, तो इधर 3 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन जो है ना इधर 3 है, 3 का मतलब ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर को ना इवन बनाने की कोशिश किया करो। यहाँ पर इवन कैसे बनाया जा सकता है, ध्यान से देखिएगा ज़रा। हम क्या करेंगे कि इसके आगे ना यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब देखो हाइड्रोजन इधर कितनी हो गई, 2 ये हैं, 2 ये हैं, 4 हो गई, और वहाँ पे 2 ये हाइड्रोजन है, तो 1 2 इसके आगे लगा दो। ठीक है, और देखते हैं क्या अनबैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है, 2, और इधर कितनी ऑक्सीजन है, अरे नहीं यहाँ पे 2 ऑक्सीजन नहीं है, 2 तो ये हो गई, और 3 2 जा 6, 6 ये हो गई, 6 और 2 8 ऑक्सीजन है उधर की साइड, ध्यान से देखना। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 2, और 3 2 जा 6, 6 और 2 8, इधर भी 8 ऑक्सीजन उधर भी 8 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बराबर है। कैल्शियम यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है। नाइट्रोजन यहाँ पर 2 हैं, और यहाँ पे भी नाइट्रोजन कितनी है, 2। तो मुझे तो सब कुछ बैलेंस दिखाई दे रहा है, बाकी तुम देख लो। तो बड़ी आसानी से हमने ए पार्ट को बैलेंस कर दिया है। इसी तरह से हिट एंड ट्रायल मेथड लगा के इन इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है। बचे हुए पार्ट्स आप खुद करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद आ गए हैं हम सवाल नंबर 7 पर। लिखा हुआ है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। यहाँ भी वही काम करना है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है। बड़ी गंदी बुक है, जिस बच्चे की भी है मेरे पास ये, इसमें भी 4 ऑप्शन है। ठीक है, मतलब किताब गंदी नहीं होती, उस बच्चे ने गंदगी कर रखी है इसके अंदर बहुत ज़्यादा। ठीक है, किताब को कभी गंदा नहीं कहना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 के 4 पार्ट हैं। 4 में से शुरू के 2 आसान वाले तुम्हारे लिए छोड़ दिए, और जो मुश्किल वाले हैं वो मैं करके दिखाता हूँ, सी और डी। तो सी वाला मैंने पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो। ठीक है,
तो इस इक्वेशन को पहले तो ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट करने के बाद क्या करना है, बैलेंस करना है। तो करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एल्युमिनियम लिखा है, तो आप सब एल्युमिनियम का फार्मूला जानते हैं। एल्युमिनियम का फार्मूला क्या होता है, Al, लिख दिया। इसके बाद क्या है, कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड का फार्मूला होता है CuCl2। कैसे बनता है, कॉपर का Cu लिख दो, क्लोराइड का Cl लिख दो, ठीक है। कॉपर की वैलेंसी 2 होती है, वो क्लोराइड को दे दो। क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, वो कॉपर को दे दो। तो ये बन जाता है। ये सब हमने 9th में सीखा था। एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है AlCl3, ठीक है। इसको देख लो एक बार कैसे बनता है, पहले भी वैसे बहुत बार दिखा चुका हूँ। थोड़ा सा ऊपर लेते हैं इसको। हमें किसका फार्मूला बनाना है, एल्युमिनियम क्लोराइड का। तो एल्युमिनियम का Al लिख दो, क्लोराइड का Cl लिख दो। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, क्लोरीन की 3, क्लोरीन की 1। एक्सचेंज जब करते हैं तो क्या बन जाता है, AlCl3। क्लियर। उसके बाद एंड में क्या लिखा हुआ है, कॉपर। तो कॉपर को क्या लिखते हैं हम, Cu, ठीक है। रिएक्शन हमने लिख दिया है, ट्रांसलेट कर दिया है। अब इसको बैलेंस करने की बारी आती है। तो बैलेंस करने के लिए देख लो क्या क्या अनबैलेंस है। एक ही चीज़ अनबैलेंस दिखाई दे रही है बस, क्लोरीन, बाकी तो सब बैलेंस है। तो क्लोरीन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो पहले जो 3 है ना, इसको इवन नंबर में कन्वर्ट करो। यहाँ पे 2 लगा दिया, 3 2 जा 6, 6 क्लोरीन हो गई। अब यहाँ पे 3 लगा देता हूँ, तो इधर भी 3 2 जा 6, क्लोरीन 6 हो गई। लेकिन क्लोरीन को बैलेंस करने के चक्कर में कॉपर का बैलेंस बिगड़ गया। इधर 3 कॉपर है, वहाँ एक ही कॉपर है, तो यहाँ लगा दिया 3। लेकिन एल्युमिनियम का भी बैलेंस बिगड़ा हुआ है। एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है, वहाँ एक ही है, तो 2 इसके आगे भी लगा दिया। तो इस तरह से ये वाली रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई, ठीक है। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ ना, डी पार्ट भी तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ। अगर तुमसे नहीं हो पाता है या कुछ प्रॉब्लम आती है तो लास्ट में मैंने आंसर दिए हुए हैं, वहाँ से मैच कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन। चलिए खैर, इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। इसे भी पढ़ लेते हैं क्या है। ये भी वैसे ही है, उसी वैरायटी का सवाल है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रिएक्शन इन ईच केस। मतलब वही है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है और उसके बाद उसका टाइप भी बताना है कि वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, वो एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, क्या है, वो सब हमें बताना है। तो इसका मैं फर्स्ट पार्ट सबसे पहले आपको करके दिखाता हूँ, देखिएगा। तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है पहले से। क्या क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड, बेरियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड। सबसे पहले तो ना हमें इन सब के फार्मूले बनाने पड़ेंगे और फिर उसके बाद फार्मूले यहाँ पे पुट कर दिए जाएंगे। तो फार्मूले बनाने हमें 9th क्लास में सिखाए जाते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड का फार्मूला बनाना है। पोटेशियम का सिंबल होता है K और ब्रोमाइड का सिंबल होता है Br। तो इस तरह से जो फार्मूला बनेगा, पोटेशियम का सिंबल K और ब्रोमाइड का सिंबल Br। और क्योंकि इन दोनों की वैलेंसी 1 1 होती है, इसलिए वो कैंसिल हो जाती है एक दूसरे से। तो फार्मूला तैयार हुआ KBr। इसके ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, एक्वस, प्लस बेरियम आयोडाइड BaI2। बेरियम आयोडाइड का फार्मूला होता है, बेरियम का सिंबल Ba, आयोडीन का सिंबल I। बेरियम की वैलेंसी 2 होती है, जो एक्सचेंज करने के बाद आयोडीन को मिल जाती है, इसीलिए BaI2 बनता है। इज इक्वल टू पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का क्या बनेगा, Ki, क्योंकि आयोडीन की भी वैलेंसी 1 है और पोटेशियम की वैलेंसी भी 1 है। इसके बाद बेरियम ब्रोमाइड। बेरियम का सिंबल होता है Ba और ब्रोमाइड का सिंबल क्या होता है, Br, ठीक है। Ba की वैलेंसी कितनी होती है, 2, और Br की वैलेंसी कितनी होती है, 1। तो इसका जो 2 है ना, वो इस पे लग जाएगा, लेकिन इसका 1 इस पे लगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये फार्मूले कैसे बनते हैं, सब हमें 9th क्लास में सिखाया जाता है। एकदम से मैंने तुम्हें 11th में भेज दिया था। BaI2 जो है वो कैसा है, एक्वस है, तो इसके ब्रैकेट में AQ ऐसे करके लिख देना। Ki ये भी एक्वस है, इसके ब्रैकेट में भी अब जगह तो बची नहीं, तुम ही लिख लेना अपने आप। आखिरी वाले के मैं लिख देता हूँ सॉलिड, ठीक है। तो इक्वेशन तो हमने इस तरीके से लिख दी है। अब हमें इसको बैलेंस करना है और उसके बाद इसका टाइप बताना है। तो बता देंगे हम इजीली। सबसे पहले अनबैलेंस क्या है वो देख लेते हैं। Br यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक ही है, तो इसके आगे 2 लगा देते हैं। अब पोटेशियम यहाँ पे 2 हो गए, वहाँ पे एक ही पोटेशियम है, तो 2 लगा देते हैं इसके आगे, और मुझे लगता है बैलेंस हो चुकी है। आयोडीन 2 है, यहाँ पे भी आयोडीन 2 है।
BA1 है, इधर भी BA1 है, रिएक्शन हो चुकी है बैलेंस। अब हमें इसका टाइप लिखना है, ध्यान से देखना पड़ेगा ये किस टाइप की रिएक्शन है। क्या दो मिलकर एक बना दें? नहीं, क्योंकि दो मिलकर एक बनाते तो कॉम्बिनेशन होती। एक जो सब्सटेंस है अगर वो ब्रेक डाउन होता दो या दो से ज़्यादा में तो वो डिकम्पोजिशन हो जाती है। तो उन दोनों में से तो ये कोई सी है नहीं, तो या तो ये डिस्प्लेसमेंट हो सकती है या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, यहाँ पे सिंगल एलिमेंट होता है और वो यहाँ से कम रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। लेकिन यहाँ पे सिंगल एलिमेंट नहीं है, यहाँ पूरा का पूरा क्या है, कंपाउंड है। तो अब बची डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो रिएक्टेंट्स हैं क्या उनके बीच में कोई एक्सचेंज हो रहा है, तो बिल्कुल हो रहा है। देखो ज़रा, Ki बन गया ना। Ki कैसे बना होगा, जब ये आयोडीन वहाँ पे पहुँचा होगा, आयोडीन पहुँच गया वहाँ पर और Br पहुँच गया यहाँ पर, तो रिएक्टेंट के बीच में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट के बीच में आयंस का एक्सचेंज होता है उस रिएक्शन को कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये एग्जांपल हुआ कि इसका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो मैं लिख देता हूँ नीचे। तो यहाँ पे मैंने टाइप लिख दिया है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और पार्ट कर लेते हैं। अब मैं तुम्हें इसका डी पार्ट करके दिखाऊंगा। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ। चलिए खैर, तो मैंने रिएक्शन को लिख दिया है। अब सिंबल्स लिखना शुरू करो। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg, और ये कैसा है, सॉलिड। प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिंबल क्या होता है, HCl, और ये कैसा है, एक्वस। ठीक है, जब किसी का सॉल्यूशन वाटर के अंदर होता है तो उसको क्या कहते हैं, एक्वस कहते हैं। उसके बाद क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ पे G ऐसा बनता है। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला होता है MgCl2, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है और क्लोरीन की 1 होती है, तो एक्सचेंज करने के बाद ये बनता है, और ये भी कैसा है, एक्वस। प्लस हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस का सिंबल क्या होता है, H2। क्या होता है, ऐसे करके लगा देना। ये जो एरो आता है ना, ये ऊपर को जो साइन होता है इसका, ये गैस के लिए लगाया जाता है। ठीक है, हमने रिएक्शन लिख दिया है। अब सबसे पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस करने के लिए देखते हैं क्या क्या होगा। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे 1 ही है, तो 2 लगा दो। क्लोरीन इधर 2 हैं, इधर भी 2 है। मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है, इधर भी 1 है, तो बैलेंस तो हो गई। अब बारी आती है इसके टाइप की। तो टाइप अगर हम ध्यान से देखें तो 2 मिलकर एक तो बना नहीं रहे, कॉम्बिनेशन नहीं है। एक जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा में ब्रेक नहीं हो रहा, डिकम्पोजिशन भी नहीं है, तो बची डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। ये देखो, ये एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, इसने क्या किया, कम रिएक्टिव एलिमेंट को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, और इसको डिस्प्लेस करके खुद ये यहाँ पे आ गया, MgCl2 बन गया, और जिसको इसने डिस्प्लेस किया वो ये रहा। तो क्या कह सकते हैं इसको, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। लिख देता हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से मैंने इस रिएक्शन का टाइप लिख दिया। ये कैसी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 पूरा हो चुका है। बचे हुए पार्ट आप खुद करेंगे, पीछे मैंने आंसर दे रखे हैं वीडियो के लास्ट में, कोई गलती हो जाए तो उनमें से मैच कर लेना। तो अभी तक हम अपनी एक्सरसाइज के 8 तक के सवाल पूरे कर चुके हैं, लेकिन अभी बहुत सारे और भी बचे हुए हैं। 20 तक के सवाल हैं इसमें। तो बचे हुए जो सवाल हैं वो अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये लेक्चर काफ़ी लेंथी हो चुका है। तो आपने सब चीज़ें ध्यान से देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बाकी अगले लेक्चर में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें, ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है। ठीक है, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।